वहीं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर के धरने पर बैठे नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मंत्री केके बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर केके बिश्नोई ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, देखिए। तो हम आपको बताएंगे कि लगातार हनुमान बेनीवाल धरने पर हैं युवाओं के मसले को लेकर के, और आज उन्होंने सीएमओ के घेराव को लेकर के कूच भी किया। कल भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर, और साथ ही साथ केके बिश्नोई के व्हाइट हाउस को लेकर के कई आरोप लगाए, जिनका जवाब देते हुए केके बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर कई पलटवार किए हैं। आपको बता दें कि लगातार हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के बीच राजनीति गरमाई हुई है। हनुमान बेनीवाल जहां एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं, इसे लेकर धरना दे रहे हैं। आज उनकी तरफ से राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं की तरफ से हिस्सा लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने गिरफ्तारियां भी दी। हनुमान बेनीवाल ने भी गिरफ्तारी दी। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कहा है कि जब तक ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा, वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो वहीं लगातार हनुमान बेनीवाल हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। मांग करें कि सरकार जल्द से जल्द एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करे। तो आज गुलाबी नगरी जयपुर में शहीद स्मारक, जहां पर हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे थे, वहां से उन्होंने सीएमओ के घेराव के लिए कूच किया, जिस पर बीच रास्ते में पुलिस ने उनको रोक लिया। हालांकि बड़ी तादाद में आज उनके प्रदर्शन में युवा शामिल हुए। प्रदेश भर के युवाओं की मौजूदगी देखने को मिली। गलत नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो व्हाइट हाउस का जो कल इन्होंने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर, ये बहुत कड़ी मेहनत की 27 वर्षों में विदेश की धरती पर घूम करके भारत सरकार के द्वारा एक इनाम टाइप दिया जाता है। व्हाइट की कमाई का ये पैसा कमा करके वो बनाया हुआ व्हाइट हाउस है। उसके ऊपर इनको कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। इनको सार्वजनिक रूप से व्हाइट हाउस के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी सलाह करके, हमारे सीनियर से सलाह करके, और इसके क्या क्या इनको परिस्थितियां देखनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोग कुछ विचार करेंगे। मजबूत से मजबूत कानूनी कार्रवाई की तरफ भी अगर कदम बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने करेंगे। मैं मेरी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी इन्होंने टिप्पणियां करी है बिल्कुल निराधार है, और इनके इन आरोपों की समय इनके साथ चीजों का जवाब देगा। ये एक टेलर है कि हम रास्ता जान चुके आ सकते हैं, पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को। मैंने कहा तो कर जाऊंगा, बड़ा प्रदर्शन कर दिया। देखिए लोग किस तादाद के अंदर आ रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, आगे भी फैले हुए 5-50 की संख्या में हर जगह। लेकिन हमें कि कानून हम हाथ में लें और इस आंदोलन को दूसरे रूप में आंदोलन चला जाए। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो, तमाम जिस तरह एसओजी का फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए, और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और व्हाइट हाउस का जो मामला बिश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस कायराना हरकत के बाद अब भरतपुर के किसानों ने पाकिस्तान को तरसाने की कवायद शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए किसानों का फरमान। आतंकिस्तान पर भड़के भरतपुर के किसान, जारी किया फरमान, पाक नहीं जाएगा पान। राष्ट्रहित की बिसात, पान को तरसेगा पाक। हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। इसका सीधा असर राजस्थान के भरतपुर में देखा जा रहा है, जहां वैर और बयाना उपखंड के किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया।
कि अब वे अपने पान की मशहूर फसल पाकिस्तान को निर्यात नहीं करेंगे। ये तस्वीरें भरतपुर के मशहूर पान के खेत की हैं, जहां के पान की मांग देश के अलावा विदेशों, खासकर पाकिस्तान में है। लेकिन अब किसानों ने राष्ट्र हित में इसे रोकने का निर्णय लेकर एक बड़ा संदेश दिया। किसानों का मानना है कि जब हमारे देश के जवान और नागरिक सीमा पर जान गंवा रहे हैं, तब व्यापारिक लाभ के लिए ऐसे देश से संबंध रखना उचित नहीं है जो आतंकवाद को पनाह देता है। हमारे यहाँ ये निर्णय लिया गया है 3-4 गांवों में कि हम पाकिस्तान के लिए पानों को किसी हालत में नहीं भेजेंगे। ये पाकिस्तान एक गद्दार देश है, हम पूरे देश के साथ हैं, चाहे हमारे लिए लाखों का नुकसान जाए, कितना भी नुकसान जाए, लेकिन हम पान को पाकिस्तान के लिए किसी भी हालत में नहीं भेजेंगे। अब आपको बताते हैं आखिरकार भरतपुर के पान की खासियत क्या है। भरतपुर का पान बनारसी पान से अलग है। कम मीठा होता है भरतपुर का पान, मुंह में रख चबाते ही घुल जाता है। खरेरी, बागरेन, खानखेड़ा, उमरेन गांव में होती है खेती। दमोली जाति के लोग करते हैं पान की खेती। विदेशों में की जाती है पान की सप्लाई। पाकिस्तान में भरतपुर के पान की हाई डिमांड। ये पान भरतपुर की एक प्रमुख कृषि उपज है, जहां के खरेरी, बागरेन, कानखेड़ा, उमरेन, मासलपुर और केर गांव में पान की खेती की जाती है और उसका निर्यात वृहद स्तर पर पाकिस्तान में किया जाता था, जिससे किसानों को काफी मुनाफा होता था। लेकिन उन्होंने नुकसान के बारे में बिना सोचे अक्षय तृतीया पर हुई बैठक में ये निर्णय लिया, जिससे पाकिस्तान को पानी के बंद होने के बाद एक और झटका लगा। साथ ही देश भर में इस फैसले की सराहना भी की जा रही है। पूरे इलाके के किसानों ने ये निर्णय लिया है, जब तक हमारा पाकिस्तान का रुख नरम नहीं होगा अपने देश के मार्फत, जब तक हम पान नहीं भेजें। अभी हमारे निर्दोष 26 लोगों को उनके आतंकियों ने मार दिया है। अतः चाहे हमें कितना भी नुकसान जाए, और ये ऊपर तक आवाज आप हमारी पहुंचाइए कि हम यहाँ से पान का एक पत्ता भी हम पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे, जब तक कि वो पाकिस्तान नरम रुख अपना के भारत के साथ मैत्री संबंध नहीं रखेगा। भरतपुर के किसानों का फैसला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसे आतंकवाद के खिलाफ जन भागीदारी का प्रतीक माना जा रहा है। ये कदम न सिर्फ किसानों की देशभक्ति को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ देश का हर नागरिक एकजुट है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। जोशी जिला अस्पताल के कुपोषित वार्ड की स्थिति बदहाल है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते सरकारी योजनाओं का फायदा यहां पर मरीजों को नहीं मिल पा रहा। आलम यह है कि गर्मी के मौसम में भी कुपोषित वार्ड में ना तो एसी की व्यवस्था है, ना ही कूलर उपलब्ध है। रिपोर्ट देखिए। ये है दौसा जिले का सबसे बड़ा रामकरण जोशी जिला अस्पताल, जिसके कुपोषित वार्ड की हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे बिना एसी और कूलर के कैसे रहते होंगे। आरोप है कि अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करते हैं, जबकि कुपोषित बच्चे पसीने में गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से परिजन इतने परेशान हैं कि अस्पताल छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ न तो ऐसी चल रही है सर, नहीं यहाँ कोई ढंग से हमारे को संतुष्टि मिल रही सर। गर्मियों के बीच में हमारी बच्चियाँ रो रही है, रह नहीं पा रही सर। हम और छुट्टी लेके जा रहे हैं उनको। डॉक्टरों को बोल दिया सर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की हम क्या कर सकते हैं। गर्मी में देखो आप किसी हिसाब से कर लो। तो आप जा क्यों रहे हो सर? यहाँ गर्मी में बच्चों को मारेंगे सर। एमएनटीसी वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ममता मीणा की माने तो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों को कम से कम 10 दिन तक निगरानी में रखना होता है, लेकिन गर्मी के चलते उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरोप है कि वो 3 बार लिखित में एसी की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। एमएनटीसी जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको करीब करीब 10 दिन हमें रखना होता है। इनिशियल फेज में उनको स्टेबलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट उनका वेट गेन करके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करके फिर हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। बट यहाँ की जो ये सिंगल यूनिट है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है छत के ऊपर, और यहाँ पे एसी जो है जनवरी के महीने में चोरी हो गया, तो उनकी एक्सटर्नल यूनिट जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी उसका निपटारा भी हो गया है। बट उसके बाद हम 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ पे एसी की व्यवस्था की जरूरत है, बट 3 बार लिखने के बावजूद अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है पीएमओ की तरफ से।
आरोप है कि अस्पताल में न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न हवा का इंतजाम। आलम यह है कि परेशान परिजन अपनी मर्जी से बच्चों को डिस्चार्ज करा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर अस्पतालों में विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीमें भी दौरा कर चुकी हैं, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के हालात जस के तस बने हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर धरातल पर भी उतरेंगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं खंडार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोठवाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले में पिछली सरकार ने उन पर झूठा केस लगाया और पिछली कांग्रेस सरकार में वे सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहे थे, इसलिए उन्हें इस मामले में घसीटा गया। उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का नाम लिए बिना ये आरोप लगाए कि वे उनके पीछे पड़े हुए हैं। विधायक ने कहा कि उन्हें देश के सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से विश्वास है। जो तथ्य रखे जाएंगे उन पर सही फैसला आएगा। कांग्रेस की सरकार ने मेरे ऊपर एक झूठा केस बनाया और उस झूठे केस की लगातार मैं जांच की मांग कर रहा था। सरकार ने, क्योंकि चालान पेंडिंग था हमारा, उसकी री इन्वेस्टिगेशन कराई और जांच अधिकारी ने मुझे निर्दोष मान लिया। माननीय हाई कोर्ट गए हम, उस चार्जशीट के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, उसमें मुझे निर्दोष मानते हुए नया चार्ज फ्रेम करने के लिए डीजे कोर्ट में भेजा। उधर जयपुर के चांदपोल बाजार में शराब की दुकान को लेकर के महिलाओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल महिलाएं गोविंद राव जी के रास्ते में शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही थी। महिलाओं का यह आरोप है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां पर लगता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति परकोटे में चांदपोल बाजार स्थित गोविंद राव जी के रास्ते में कॉर्नर पर खुली शराब की दुकानों को नियमों के खिलाफ बताकर स्थानीय लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारी संख्या में महिलाओं ने विरोध जताया, नारेबाजी की। महिलाओं की मांग है कि गोविंद राव जी के रास्ते में आने वाली शराब की दुकान को बंद किया जाए। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते उनका जीना मुश्किल हो गया है। दुकान घर पे शराब पी के वहाँ जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं और बोतलें पटकते हैं, फिर ऊपर किवाड़ों की धक्की देते हैं। हमें एक ही चीज चाहिए, यहाँ से दारू की दुकान बस। मेहमानों ने आना बंद कर दिया, लोग घर बेच बेच के चले गए। ऐसे बोलते हैं यहाँ कौन रहेगा जब कुछ सुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान बंद करने की मांग को लेकर आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा सीएम से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि विभाग ने जिस जगह पर दुकान आवंटित की है वहां से 120 मीटर की दूरी पर मंदिर है, जबकि मंदिर से 200 मीटर के दायरे में दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस दुकान से देर रात तक अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। शराब पीने के बाद लोग गाली गलौज करते हैं। शाम के समय निकलना यहाँ से बंद हो गया। आते हैं गंदी गंदी हरकतें करते, गलत बोलते, गलत इशारे करते। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बीच स्थानीय लोगों ने दुकान बंद करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकार, क्या आबकारी विभाग इस आवाज को सुनेगा? क्या वो दुकान को बंद करने में इस स्थानीय लोगों का सहयोग करेगा? कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके भतीजे विवेक शर्मा ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। अपने अंतिम सफर के दौरान पूर्व सीएम अशोक, आपको बता दें कि भी शामिल हुए और सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अशोक गहलोत ने अर्थी को कंधा दिया। गिरिजा व्यास का पिछले 1 महीने से अहमदाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार की शाम को उनका निधन हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष
टीकाराम जूली उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उदयपुर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। दरअसल गणगौर पर पूजा के दौरान गिरजा व्यास झुलस गई थी। गिरजा व्यास के निधन पर पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरजा व्यास के दैत्य मगरी निवास पर पहुंची, जहां पर राजे ने डॉक्टर व्यास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। परिवारजनों से बातचीत करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ में सांसद लोम्बाराम, पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर भी मौजूद रहे। ऐसे कम लोग हैं जो राजनीतिक स्थिति के अंदर रह के भी अपनी डिग्निटी को बचा के रख सकते हैं। उन्होंने अपनी डिग्निटी बचाई। मैंने उसके मुंह से कभी ऐसे शब्द नहीं सुने जो किसी भी तरीके से उनकी गरिमा को हर्ट करें। और मैं समझती हूँ कि उनकी पॉलिटिकल करियर जब कंप्लीट भी हुआ, उसके बाद भी कभी उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई कि मैं वापस उस फील्ड में जाऊँ। उनके पास बहुत थी, वो आध्यात्मिक थी। उधर राजधानी के एसएमएस स्टेडियम की अगले कुछ सालों में सूरत बदलने वाली है। स्टेडियम को अगले 4 साल में नया रूप देने की तैयारी प्रदेश के खेल और युवा मामलों के विभाग की तरफ से कर ली गई है। विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह दावा किया कि अगले 4 साल में स्टेडियम को रिफर्बिश किया जाएगा और हमारी योजना यह है कि हम इस स्टेडियम के फिलहाल 18,000 की दर्शक कैपेसिटी को बढ़ा करके अगले 4 साल में 40 से 50,000 करेंगे। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि अगले आईपीएल यानी कि 1 साल में पिच और ग्राउंड को भी वापस से बनाया जाएगा और लाइटिंग की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इस बार हमने जो पवेलियन है उसको तकरीबन 12.5 करोड़ की लागत से उसको सुधार करा है। 1000 लोगों के ऊपर बैठने की एक कैपेसिटी बनी है, तो शानदार एक पवेलियन बन गया है। हमारा इरादा ये है कि इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है एसएमएस स्टेडियम की वो तकरीबन 18,000 है और इन सब टेम्परेरी सीटिंग से तकरीबन 25,000 तक जाता है। तो हर साल हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि गेम भी ना रुके और जो दर्शक हैं उनके लिए एक सुविधा भी तैयार हो जाए। उधर निकायों और पंचायत के पुनर्गठन के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से आपत्तियां और सुझाव सरकार के सामने रख रही हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पंचायती राज पुनर्गठन के मामले को लेकर एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के नेता शामिल हुए। बैठक में सरहदी जिले बाड़मेर, जैसलमेर के पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को भी बुलाया गया था। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निकायों और पंचायत के पुनर्गठन का मामला। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी ने की अहम बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। निकायों और पंचायत के पुनर्गठन के मामले में कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी ने अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सरहदी जिले बाड़मेर और जैसलमेर के पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को बुलाया गया। दोनों जिले के बीजेपी जिला स्तरीय समितियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें निकाय चुनाव और पुनर्गठन के मसले पर चर्चा की गई। प्रदेश में इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस मसले पर जब वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने पुनर्गठन में जो खेल खेला था वो किसी से छिपा नहीं है। जब भी पुनर्गठन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ मापदंड बनते हैं। इस बार भी मापदंड बने हैं। कांग्रेस ने तो पुनर्गठन के अंदर जिस प्रकार का खेल खेला वो किसी से छुपा हुआ नहीं। स्थानीय निकाय में एक वार्ड 10,000 का हो
और एक वार्ड 1000 का हो, इस प्रकार के आज भी वार्ड बने हुए हैं, इसी प्रकार की ग्राम पंचायतें बनी है। हम नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल की उप समिति फैसला करेगी जो ठीक करेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन का काम कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। जवाब में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी जहां नियम कानून के तहत पुनर्गठन का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के समय में पंचायत का और निकायों का पुनर्गठन बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार और बिना किसी नियम के तहत किया गया। संभवतः आजादी के बाद चौथी बार राज्य सरकार पंचायतों का, नगर निकायों का परिशमन कर रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से निकायों का कैसे पुनर्गठन हो, पंचायतों का कैसा पुनर्गठन हो, इसके ऊपर अपनी अपनी पार्टी स्तर पर एक्सरसाइज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी संगठन के स्तर पर सरकार के जो नियम बने हैं, उन सब नियमों के मापदंडों के अंतर्गत अपने सुझाव प्रशासन और सरकार को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक समग्र दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंचायतों निकायों का हो। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जो सुझाव थे आज उनको दिए हैं और अपने स्तर पर जिला प्रशासन को उसको सुझाव पहुंचाने वाले हैं। कहीं किसी प्रकार का सहमति का अभाव था तो उसको बैठ करके हमने सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सहमति बनाने का प्रयास किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मनमाने तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकायों का पुनर्गठन कर रही है, जिसमें नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। अफसरों को जरा धमकाकर सीमांकन कराया जा रहा है, कलेक्टरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। पुनर्गठन में जनसंख्या के अनुपात के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायतों निकायों का पुनर्गठन केवल राजनीति से प्रेरित होकर के भाजपा को किस तरह से जिताया जा सके, इस आधार पर किया जा रहा है। जन भावनाओं को, जनता की अपेक्षाओं को दूर रख करके, ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल जो भाजपा के ऐसे नेता हैं, अब जनप्रतिनिधि भी नहीं है, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पुनर्गठन किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी समेत जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं या आम जनता के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सके, इसको आधार बना करके ही पंचायतों और नगर निकायों का पुनर्गठन करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल सरकार इस साल नवंबर में निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच देखने वाली बात ये होगी कि कैसे बीजेपी विपक्ष के हमलों को बेअसर साबित करती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।